और इसी बीच जो करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का कंझावला केस से जुड़ी हुई आ रही है, जहां नया वीडियो सामने आया है। 1 जनवरी की सुबह 4:30 बजे भागे थे आरोपी। कार छोड़कर ऑटो से भागते हुए नजर आया आरोपी। कार को रोककर आरोपियों ने नीचे भी देखा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 जनवरी की सुबह 4:30 बजे पांचों आरोपी कार छोड़कर भागते हुए नजर आए थे। सीसीटीवी का वीडियो सामने आया है। कंझावला केस में एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वही बलिनो गाड़ी है जिसमें अंजलि 12 किलोमीटर तक घसीटी हुई गई थी और लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जो आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। अंजलि और निधि जिस स्कूटी पर बैठी थी, निधि जिस स्कूटी को कंट्रोल कर रही थी, ये बलिनो गाड़ी, इसके पीछे आपको पीसीआर वैन वाला भी वीडियो दिखाएंगे। यही वो गाड़ी है जिसको एरो करके हम दिखा रहे हैं। इस गाड़ी को देखिए, समझिए। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें गाड़ी पर सुबह 4:30 बजे पांचों आरोपी गाड़ी से निकलते हैं, रोकते हैं, चेक करते हैं और ऑटो लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। अंजलि की मौत है या हादसा, यही सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हुआ है। लेकिन अब तक पुलिस ने धारा 302 क्यों नहीं जोड़ी है? एक बहुत बड़ी मुहिम यहां पर इंडिया न्यूज चला रहा है, बहुत बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। कितनी बड़ी लापरवाही है ये दिल्ली पुलिस की, और इसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना होगा, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे अपडेट इस मामले में जुड़े हुए आ रहे हैं। अंजलि के परिजनों का कुछ बयान है। अंजलि के मामा का साफ कहना है कि धारा 302 को जोड़ा जाए, निधि पर भी धारा 302 लगाई जाए। निधि का बयान है कि वो डर गई थी, इसीलिए वो वहां से भाग गई और वो इंतजार करती रही। जब पुलिस निधि के पास पहुंची तब निधि ने सारी बातें सामने रखी, लेकिन 2 दिन तक निधि क्यों चुप थी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आरोपियों के बयान कुछ है, पुलिस का बयान कुछ है। ये जो पूरी हत्या, पूरी मौत या हादसा, इन सब को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधा रुख करते हैं जतिन गोस्वामी का। जतिन, ग्राउंड से अंजलि की मौत मामले को अपडेट कर रहे हैं इंडिया न्यूज पर। जतिन, आपने उनके अंजलि के परिवार वालों से बात की, उनकी बहनों को देखा, उनके मामा को देखा, निधि को देखा, जो आई विटनेस था उनको देखा, उस रोड को भी आपने कवर किया जहां पर ये एक्सीडेंट, ये हादसा, ये मौत जिसकी अभी जांच चल रही है वो हुई। इन सब के बीच पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सभी बयान अलग अलग क्यों हैं? देखिए, सभी पहलुओं पर क्योंकि पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। हालांकि मैं कहां पर मौजूद हूं ये आपको बता दूं, निधि के घर पर हम मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि निधि की जो फैमिली है या उनके घर से कोई और व्यक्ति जो उनका करीबी कोई हो उससे बात हो पाए। हालांकि निधि का परिवार फिलहाल खामोश है और जो आप सवाल उठा रहे हैं और जो नया सीसीटीवी भी आप जिसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस सीसीटीवी को भी इलेबोरेट मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। वो रोहिणी सेक्टर 1 का सीसीटीवी है जिसमें जब बॉडी को डंप कर दिया गया था उसके बाद आरोपी पहुंचे थे और गाड़ी को अपने एक रिश्तेदार के घर पर वो पार्क करके वहां से ऑटो में वापस लौटे थे। तो ये जो नया वाला सीसीटीवी है वो इस बात को दिखा रहा है। लेकिन हमने और भी कई जो इस मामले में कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में टाइमलाइन पूरी तैयार की है। एक रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश पूरे क्राइम सीन को की गई है। बाकायदा एक 53 किलो का जो पुतला था उसे उस रूट पर एक गाड़ी में फंसा कर ले जाया गया, जिससे पूरा क्राइम सीन जो है रिक्रिएट किया गया कि आखिरकार उस रूट पर क्या हुआ होगा। तो कुछ ऐसी चीजें पुलिस के सामने आई हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि जो बयान है वो अलग चाहूंगी। 12 बज गए हैं, 12 बजे का वक्त था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको सीधा लिए चलते हैं, सुनिए। तो दिल्ली पुलिस किसी भी वक्त अब से बोलेगी। कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस से ही पूछे जा रहे हैं। बयानों का बदलना, 5 दिन, ये 5 आरोपियों की जो पुलिस रिमांड थी वो आज खत्म होती है, क्या कोर्ट में पेश किया जाएगा? अगला सवाल, निधि के बयान और पुलिस के बयानों में फर्क क्यों है? एक बहुत बड़ा सवाल। धारा 302 अब तक क्यों नहीं जोड़ी गई है? दिल्ली पुलिस से हर कोई ये सवाल पूछ रहा है किसी भी वक्त। दिल्ली पुलिस, सुनिए। हमारी 18 टीम्स इसमें काम कर रही हैं और मल्टीपल जो टीम्स हैं वो सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं। और इसमें हम अभी तक क्राइम सीन को अच्छे से विजिट कर चुके हैं और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो चुका है और 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में हैं। उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है
उनका जो वर्जन है उसको कोराबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर नई नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें हमें अब तक जो सफलता मिली है उसमें ये है कि जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही हैं। इसके साथ साथ जो तमाम पहलू हैं, नई नई चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हमें मिल रही है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। आई विटनेस जो हमें मिली है उसकी स्टेटमेंट 164 की हो चुकी है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है अभी उसका हमें इंतज़ार है। इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ पहलू हैं जिन पे अभी काम चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और इसके अलावा जो हमारे जो सीसीटीवी कैमरा के कुछ टाइमिंग्स हैं जिसमें जो कहीं पे सिंक्रोनाइजेशन लगता है कि टाइमिंग अलग अलग है, उसकी प्रॉपर मैचिंग जारी है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो सीडीआर का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी इस तरह की इंजरी नहीं मिली थी जो कि सेक्सुअल असॉल्ट को इंडिकेट करती हो। इसके अलावा इसमें जितने भी पहलू हैं उनको जल्दी ही पुलिस रैपअप करने की कोशिश कर रही है। कुछ जो इसमें इन्वेस्टिगेशन बकाया है उसके लिए आज हमारे पास जो एक्यूज्ड हैं उनको दोबारा से पीसी ऑब्टेन करने के लिए दिल्ली पुलिस पेश करेगी और दोबारा से कस्टडी ऑब्टेन करेगी। 2 एक्यूज्ड हैं उनको अभी हम अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो जितना एविडेंस है उसका एनालिसिस करके बहुत ही जल्दी लीगल ओपिनियन, हाई लेवल की लीगल कंसल्टेशन करके बहुत ही जल्दी इसमें पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी, एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाएगी ताकि जो एक्यूज्ड हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आरोपियों का बयानों में विरोधाभास है तो क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकती है दिल्ली पुलिस? इन्वेस्टिगेशन एक ऑनगोइंग और डायनेमिक प्रक्रिया है। अभी मैंने बताया कि इसमें कुछ पहलू बाकी हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अगर किसी तरह की हमें रिक्वायरमेंट हुई तो जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट हैं जो प्रोसेसेस हैं उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। नशे में थी तो ये क्या वेरीफाई होता है सर? एक हाँ, क्या क्वेश्चन प्लीज? बोला था कि वो शराब के नशे में थी उस रात, तो निधि खुद या पीड़िता के बारे में जो आई विटनेस है, आई विटनेस का जो स्टेटमेंट 164 में हमने दर्ज कराया है उसके जो कंटेंट है वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। उसने कहीं कोई प्राइवेट स्टेटमेंट दी है उसके बारे में मेरे लिए कुछ कहना संभव नहीं है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पी थी या नहीं पी थी। वैसे भी अगर कोई ड्रिंक करता है या नहीं करता है
इस केस में कोई रेलेवेंस नहीं रखता, क्योंकि 304 आईपीसी का केस है, तो वो एक फैक्ट इरेलीवेंट है और वो हमारे लिए कोई बहुत रेलेवेंट फैक्टर जो दो आरोपी हैं जो नए ये कौन लोग हैं और कैसे इनके नाम सामने हैं? दोनों का नाम ये एक आशुतोष है और दूसरा अंकुश खन्ना है। निधि को लेकर के 3 सवाल है। पहला मैं एक सेकंड चार्जशीट की बात की आपने, चार्जशीट दाखिल करेंगे तो कब तक इसमें चार्जशीट दाखिल हो जाएगी? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जो प्राइमरी चीज़ें थी हम कर चुके हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी अभी बची हुई हैं। तो हम पीसी लेंगे, उसके बाद हमारी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, कुछ कैलिब्रेशन होगा, एनालिसिस होगा, लीगल ओपिनियन ली जाएगी। उसके बाद पूरी तरह से एविडेंस कलेक्ट करके हम इसको चार्जशीट करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है जल्दी होगी। जैसे कि आपको मालूम है कि 1 तारीख का इंसिडेंट है, आज 5 तारीख है। 5 तारीख की सुबह तक हमने क्या क्या काम किया, हमारी 18 टीम लगी हुई है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स की। डीसीपी खुद एसआईटी हेड कर रहे हैं, ज्वाइंट एडिशनल सीपीयूज को गाइड कर रहे हैं और डीसीपी द्वारका भी इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफिसर्स की 18 टीम है जो दिन रात काम कर रही हैं, आप सभी को मालूम है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही इसमें चार्जशीट आपने लिया, उनकी क्या भूमिका, कैसे वो इसकी क्लियरिटी कर दीजिए कि दीपक अमित का क्या है, आशुतोष और उनका क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें जो 2 नाम आए हैं नए हमारे एक्यूज्ड हैं, एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये। तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है। तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था। तो उसने भी जो पुलिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें अक्यूज्ड को हेल्प करने की कोशिश की है। 3 सवाल क्या अमित के पास मैं सभी का जवाब दूंगा। आप रिलैक्स कीजिए, पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। इसका एक मिनट, इसका कंप्लीट। जब ये एक्सीडेंट हुआ और जहां गाड़ी लास्ट तक गई, उस दौरान ये दोनों कहीं थे या बाद में ऐड हुए? जो कैसे ऐड हुए? ये 2 लड़के जो नए आए हैं, इनका रोल क्या सिर्फ नाम छुपाया ड्राइविंग के चक्कर में, या जो भी इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट का उनमें कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट की बीच में उतर गए? कार में बैठे थे कि नहीं? एंट्री कहाँ? मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। इसमें इन दोनों में से कोई कार में कहीं हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं आया है। इन्होंने एक तरह से इनको स्क्रीन करने की कोशिश की है, मिस इन्फॉर्मेशन किया है, इनको हेल्प किया है। जिन्होंने क्राइम किया, जिन्होंने इतना ग्रूसम क्राइम किया है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस अपने आप में बनता है। तो इसलिए हमारी बहुत सी टीम्स अभी लगी हुई हैं, इनको भी हम अरेस्ट करेंगे, फिर इनका फर्दर सस्टेन्ड इंटरोगेशन होगा और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था अमित के पास, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं था। अगर बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, फाइनली कुछ उसमें होगा तो हम आपसे फिर शेयर करेंगे। सर, निधि को लेकर के 2-3 सवाल उठाए। पहला सवाल, एक परिवार कह रहा है कि निधि का रोल सस्पिशियस है, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा सवाल, जो निधि की मां कह रही है कि निधि ने खुद ये बताया कि जो गाड़ी को आगे पीछे करके पीड़िता के ऊपर चढ़ाया गया, मृतका के ऊपर चढ़ाया गया। क्या 302 का मुकदमा बनता है? तीसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ, निधि का स्टेटमेंट कितना रिलायबल मान रही है पुलिस, क्योंकि 164 का बयान दर्ज करवाया है। क्या निधि इस मामले में सिर्फ एक गवाह है या उसका भी रोल अभी कहीं पर सवाल की घेरे में? अभी तक जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है
इसमें आपको सभी को मालूम है कि आपके दिमाग में भी बहुत से क्वेश्चंस थे, हमारे दिमाग में भी बहुत क्वेश्चंस थे कि ये क्या कोई इसके साथ और था या कहाँ से ये आई थी, लास्ट सीन कौन था, ये सारे तमाम क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी थे, हमारे दिमाग में भी थे। तो इसलिए पुलिस इस मामले में लगी हुई थी। सारी छानबीन के बाद एक हमें पता लगा कि ये लास्ट लोकेशन कहाँ आ रही थी लड़की की, हमने वो स्पॉट आइडेंटिफाई किया। वहाँ से कुछ हमें क्लू मिले कि यहाँ से ये लड़की किसी और के साथ बैठकर कहीं आ रही है। तो उसके थ्रू हम आई विटनेस तक पहुँचे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज है। इसके साथ साथ जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ थी, वहाँ पर जो होटल है उसका रिकॉर्ड है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसके नाम बुक है, इसने बुक कराया है, उस तरह की डिटेल हमारे पास है। तो लास्ट सीन हमने इस्टेब्लिश किया, बिकॉज कहीं भी कोई भी जब कोई इस तरह का हादसा होता है, मिसिंग है या कोई मर्डर है, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट में कौन था या कोई आई विटनेस है इसका। तो लास्ट सीन को ट्रेस करते हुए हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि जो निधि है वो इसमें एक बहुत अहम विटनेस है। और आप सभी को मालूम है कि इस तरह के केसेस में जो विटनेस होते हैं उनको भी एक तरह से अच्छे से एग्जामिन करना, उसको हमारी बहुत ज़रूरी एक प्रक्रिया है। और जैसे ही हमें लगा कि ये एक हमारे पास अहम एविडेंस है और बहुत ही ये सही एविडेंस है, हमने 164 CRPC के तहत कोर्ट में एविडेंस कराया है, ताकि कोई ये एलिगेशन आए कि ये पुलिस की स्टेटमेंट है या पुलिस ने इसको ट्यूटर किया है। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आप सबको मालूम है, वहाँ का प्रोसीजर सबको मालूम है। मुझे खुद पर्सनली उस जो रिपोर्ट है उसके कंटेंट नहीं मालूम है, पर इतना मालूम है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सपोर्ट मिल रही है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जारी है। जहाँ तक उसको बताने वाली बात है या इसने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आता है कि नॉर्मली आप कोई भी हादसा होता है तो उसमें आप इन्फॉर्म करते हैं और या आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या किसी रिश्तेदार को बताते हैं। हमारे दिमाग में भी है, हमने भी काउंसलिंग की है, पूछा समझने की कोशिश की है। कई बार कोई ट्रॉमा हो सकता है, कई बार कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। तो सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है, क्योंकि ये ओपन एंडेड प्रक्रिया है जब तक कि हम फाइनली चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते, और इनफैक्ट उसके बाद भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट का प्रोविज़न हम रख सकते हैं। इसके अलावा कि इन्होंने अपनी मदर को बताया कि ऐसा हुआ, उस पहलू पर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि पूछेंगे कि क्या सिचुएशन थी, क्या वो सही बात है नहीं है, और उसमें क्या क्या अटेम्प्ट हुई किसी को इन्फॉर्म करने की या नहीं हुई। वो एक इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम आगे काम करेंगे। जो बुक था वो निधि के नाम पर था, तो क्या निधि ने इस लड़की को बुलाया था, जो मृतका है उसे बुलाया था निधि ने, या ये कहानी क्या है? क्योंकि 4 लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था पहले, कल महिमा इन तमाम चीजों पे सवाल भी उठाया था। देखिए, 302 अगर आप 302 का मामला कहीं से बनना है, क्योंकि परिवार यही मांग कर रहा है कि 302 का मामला बनना चाहिए। और जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही है, चाहे वो निधि की मां का बयान हो, क्या नया सेक्शन ऐड हो सकता है क्या? देखिए, जिस तरह से हमारे पास अभी डिटेल आ रही है और इन्वेस्टिगेशन में हमें स्टेटमेंट्स के माध्यम से या दूसरा इंटरोगेशन के माध्यम से पता चल रहा है कि ये जो इंसिडेंट है, इट्स अ वेरी ग्रूसम इंसिडेंट, और इसके लिए कि सही मायने में जो विक्टिम है, अंजलि है, उसको जस्टिस मिल सके, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एविडेंस है वो कड़े से कड़ा एविडेंस, सख्त से सख्त एविडेंस इकट्ठा करें, और जो बिल्कुल सही एप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं उनमें हम चार्जशीट तैयार करें। इसके लिए हमारे पुलिस अधिकारी, बहुत जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं, और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी ओपिनियन ली जा रही है, और इसमें एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जा रहा है, ताकि
किसी भी तरह से ये जो केस है हमारे कोई ये कोलैप्स ना करे, फेल ना हो, कोई इसमें कोई लूप होल ना रह जाए, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से 302 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है। इसमें मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के नहीं हो सकता है। इसका पूरी तरह से उसके लिए, मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने आरंभ में बताया कि सीडीआर और सीसीटीवी के एनालिसिस से एक्यूज्ड और डिसीज्ड का कहीं कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं उनका और जो आई विटनेस है उसका भी कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। कोई हादसा होता है और उसमें अगर कोई मोटिव या कोई एक इंटेंशन क्लियर कट ना हो तो उसमें 302 इस्टेब्लिश करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये केस आप देखते हैं, पहले भी इंसिडेंट हुए हैं। एक BMW का इंसिडेंट था, मैटर बहुत हाई लेवल सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जाता है। 304, 302, 304A ये लीगल इश्यूज हैं। पुलिस को जो लॉ के तहत कार्रवाई करनी पड़ती है, तो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन क्लियरली इंडिकेट करता है कि 304 के लिए फिट केस है। उसके लिए भी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे करने हैं और वो काफ़ी कुछ हमारे पास आ चुके हैं और काफ़ी एविडेंसेस और अब हम इकट्ठा करेंगे। 304 कोर्ट में टिक पाएगा? इतने सबूत पुलिस इकट्ठा कर लेगी कि जो धाराएं लगाई हैं उनको कोर्ट में? मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से पुलिस ने इसमें इतना फास्ट इन्वेस्टिगेशन किया है और फर्स्ट कोई ही 5 एक्यूज अरेस्ट कर लिए गए थे और उसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, उनका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, सारे जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं, पुलिस को पूरा विश्वास है कि हम इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाने में सफल होंगे। गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ ये कुछ पता चलता है? कब पता लगा उसको? देखिए, जो पुलिस एक निष्कर्ष पर पहुंची है, जो एविडेंस के आधार पर, इंटरोगेशन के आधार पर, और जब हम 304 का केस अभी धारा इस पे लगी हुई है, तो 304 का मायने ये होता है कि अक्यूज्ड को या किसी भी जो भी क्रिमिनल आदमी है जिसने कोई क्राइम किया है कि उसको नॉलेज होती है कि अगर मैं ऐसे गाड़ी को मारूंगा या इसको आगे ले जाऊंगा किसी के ऊपर के इंसान से तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे हिसाब से, और इसीलिए हमने 304 का केस। अगर सर जो आपने सेक्शंस लगाए हैं 304 से एमएससीटी एप्लीकेबल होगा या नहीं? देखिए, जो एमएससीटी की क्या सेक्शन एप्लीकेबल होंगे, 304 में एमएससीटी बहुत रेलेवेंट नहीं रह जाता है, लेकिन एक ये है कि एप्लीकेबल इसमें रेलेवेंट सेक्शन एमएससीटी के वो भी होंगे। बट एक ये है कि एक ड्राइवर, एज ए ड्राइवर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसको पुलिस को बताए। जो इस केस में इन एक्यूज्ड ने पुलिस को नहीं बताया कि उन्होंने ऐसे कोई एक्सीडेंट किया है, इन्फॉर्मेशन को छुपाया है। तो जितने भी स्ट्रिक्ट पॉसिबल एक्शन एक्ट्स हैं और सेक्शंस हैं, पुलिस वो लगाएगी। एक मिनट, आपको मैं मौका दे चुका हूँ। मेरे इन्वेस्टिगेशन हुआ है और आपको सबूत मिले हैं, उससे साफ लग रहा है कि सिंपल एक्सीडेंट नहीं है, कॉन्स्पिरेसी की जगह। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है का, वो किस पॉइंट का है और वो किधर की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन किस तरफ अब जाएगा? कॉन्स्पिरेसी इस चीज़ की नहीं है कि कोई मर्डर है। कॉन्स्पिरेसी है कि क्राइम किया है उसको छुपाने में, उसको उस तरह से कि किसी को पता ना लगे, उस तरह की कनाइवेंस से 120B या 34 IPC की जो भी फाइनली इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस आएगा उस पर हम चार्जशीट करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें कहीं न कहीं उनको मालूम था कि ये ऐसा कोई ह्यूमन बॉडी है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। और एक सवाल है सागर साहब, एक सवाल
ये सब जो इंसिडेंट हुआ था, जो 5 लोग थे, इनकी जैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे कैसे हुआ, ये सब थोड़ा नहीं बताया आपने कि कैसे 5 घर पे थे या भागे, क्या था। दूसरा सवाल सर ये कि इस मामले में जिस तरह से पूरा हंगामा मचा, हल्ला हुआ, सारे को लेके बड़ा प्रदर्शन हुआ, क्या इस केस को लेके हम फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें जो भी लीगल प्रोसेस है फास्ट कोर्ट में जाने का, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। गिरफ्तारी वाला सर, 5 की गिरफ्तारी हुई। देखिए, जो मैं आपको डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जो बिंदु हैं उनको मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं मोटे मोटे आपको ये पॉइंट्स बता सकता हूँ कि जो एक्यूज थे उनका हमने पूरा मैपिंग की है कि उनकी सीडीआर की लोकेशंस के आधार पर, और सीसीटीवी, इंडिपेंडेंट सीसीटीवी, जैसे कहीं एक पेट्रोल पंप पर वो पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, कहीं पर वो खाना खाने के लिए गए हैं, कहीं वो खाना खाने के लिए उतरे हैं, तो वो जो एविडेंस हैं और सीडीआर डिटेल्स के आधार पे और इंडिपेंडेंट इंटरोगेशन और कोराबोरेशन के आधार पर हमने लोगों को अरेस्ट किया है। और इसी सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पर आपके सामने, हमारे सामने हमें शक हुआ कि जो ये क्लेम करता है कि ये ड्राइवर है, वो हम इसी इंटरोगेशन और एविडेंस के आधार पर सामने ला पाए, ताकि जो सही एक्यूज्ड है, क्योंकि किसी भी केस में जब ट्रायल होती है तो वहाँ पर एविडेंस देखा जाता है, और जो सही एविडेंस नहीं है तो इमीडिएटली वो केस फ्लैग करता है। सवाल है, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने पीसीआर कॉल्स करी हैं और सारी टीम्स हैं, जो सारे जर्नलिस्ट हैं, यही सवाल भी कर रहे हैं, और ये हो रहा है कि पीसीआर कॉल्स आंसर नहीं हुई सही समय पर। अगर हो जाती तो शायद इतना ब्रूटल नहीं होता है पूरा किस्सा। तो क्या कोई इंटरनल इंक्वायरी भी कर रहे हैं आप लोग, जिन्होंने पीसीआर कॉल्स आंसर करने के बाद एक्शन नहीं लिया, कुछ उन पर भी एक्शन लेंगे ताकि कड़ा संदेश जाए कि आगे से अगर ऐसी पीसीआर कॉल्स आए तो उसे थोड़ा सख्ती के साथ, थोड़ा सीरियस तरीके से देखा जाए? सवाल तो पुलिस के लिए। देखिए, जितनी जानकारी मुझे है, मैं अभी जो ब्रीफिंग आप लोगों को कर रहा हूँ वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे कर रहा हूँ। ये जो इंसिडेंट है, दिल्ली पुलिस इसको लेकर जो पुलिस पीसीआर का रिस्पांस है उसको लेकर एक इंटरनल इंक्वायरी कर रही है। इसके ऊपर डिस्कशन इंटरनली हो रहे हैं कि ये जो रिस्पांस था वो एक ह्यूमन एरर था या एक प्रोसेस की वजह से इसमें एरर हुआ है। अगर इसमें ह्यूमन एरर है तो उन लोगों को जो भी अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी, एक्शन होगा, वो होगा। और जो प्रोसेस की कमी रही है उसमें हमारे प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वी आर वेरी मच लुकिंग इनटू इट। और जैसा आप सभी को मालूम है कि दिल्ली पुलिस जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसमें ट्रूथफुल एग्जामिनेशन करके और उस चैलेंज से और उस गलती से हम कुछ नई चीज सीखते हैं ताकि हमारा सिस्टम इम्प्रूव हो सके। आप सभी को मालूम है कि वो 9 वर्ष की रात थी, और जितने भी ऐसे बिजी मार्केट्स एरियाज होते हैं, मॉल्स होते हैं, जहाँ पे हाई फुटफॉल होता है, तो जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है थोड़ा सा वो डायनेमिक होती है, और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे हम डिप्लॉयमेंट पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कई बार उन एरियाज में जहाँ पे आपको लगता है कि डिप्लॉयमेंट कम है, कई बार हमें वहाँ पे बढ़ानी पड़ती है, कई जगह आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा है, कई बार हमें कम करनी पड़ती है। तो वो डायनेमिक डिप्लॉयमेंट है। पीसीआर का जो मैकेनिज्म है उसमें कोई प्रोसेस की कोई कमी है या कोई हमारे ऑफिसर्स की कमी है, ट्रूथफुल्ली दिल्ली पुलिस उसमें इंक्वायरी कर रही है, और उसमें जो भी एक्शन अप्रोप्रिएट होगा वो सीनियर लेवल पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक्सीडेंट हुआ था उसके ठीक 30-40 सेकंड के बाद पीसीआर वहां से गुजरती हुई दिखी, एक सीसीटीवी ऐसा भी आया, तो आप मानते कहीं ना कहीं लैब से एफडी है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जिस 30 सेकंड की बात आप कर रहे हैं उस 30 सेकंड में अभी तक कोई लैप्स नहीं आया। इनफैक्ट उसमें बहुत अच्छा एक्शन हुआ है। जैसे ही उसने पीसीआर ने, हमारी ईआरवी ने उसको देखा है कि कोई स्कूटी पड़ी हुई है, स्कूटी को उसने के बारे में अपने एसएचओ को जानकारी दी है, एक्सीडेंट शुदा स्कूटी है। उसके बाद उस स्कूटी का नंबर लिया गया है, उस स्कूटी के नंबर ट्रैफिक से नंबर लेके जो एड्रेस आया है उस स्कूटी के एड्रेस उसके घर पे भेजा गया है। वहाँ पे जो ऑनर है स्कूटी का वहाँ नहीं मिलता है, और वो कार्रवाई बहुत पहले तक हो चुकी है, जबकि डेड बॉडी बाद में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि
पुलिस का रिस्पांस ठीक नहीं था। वी वर नॉट लकी दैट डे कि वो अगर हमारी ERB थोड़ा सा पहले उसको देख लेती तो प्रोबेबली इस लड़की की जान चली जाती। लेकिन दिस इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। जब एक किसी ERB ने देखा ही नहीं तो ये उसको ये कहना कि जी कमी रही है, मैं उस पॉइंट पर आपको कितना टाइम अब तक आ रहा है पूरी जांच में, कितने घंटे तक वो गाड़ी घूमती रही, इसका पता चला? इसी का सप्लीमेंट्री भी है। 4 किलोमीटर की शुरुआत से बहुत सारे कंफ्यूजन है। पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या है, कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, बाकी अब तक जो है शुरुआत, क्योंकि अभी तक सिर्फ हियर से पे कितने बजे ये CCTV आ गया है, कितने बजे घटना हुई। देखिए हमें बताता हूँ कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है, और आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, CCTV फुटेज है, उसमें कैलिब्रेशन का इशू रहता है। बट मैं आई कैन बी एज प्रिसाइज एज कि ये इंसिडेंट 2:04 और 2:06 के बीच हुआ होगा, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2:05 पे हुआ है, तो आप उससे बहुत आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। अगर हम 2:05 मानते हैं, तो अगर हम स्ट्रेच करते हैं जबकि बॉडी मिली है कहीं पर एक्चुअली, तो वो 4:15 के आसपास का टाइम है। एग्जैक्ट टाइम मैं रिमेंबर नहीं कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बॉडी ड्रैग की गई है, और वो जो स्ट्रेच है आप सभी को मालूम है, वो हरियाणा को जाता है, वो रोड जोनती बॉर्डर है, तो रात का टाइम है, PCRs हैं वहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस रिस्पॉन्स में जो भी अगर हमारे को इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है, तो हम उसको इंटरनली स्टडी कर रहे हैं साइंटिफिकली, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और जहाँ कोई ह्यूमन एरर है और कोई है तो उसके ऊपर भी अप्रोप्रिएट एक्शन। हाउ मच किलोमीटर शी वाज ड्राइव? देखिए जो एरिया जो डिस्टेंस है वो लगभग 10-12 किलोमीटर का है, लेकिन कितने किलोमीटर एक्चुअल ड्रैग की मेरे लिए बताना अभी संभव नहीं। हम ये मान के चलें क्या दोनों आशुतोष और अंकुश आप लोग की डिटेंशन में? नहीं, अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। सर गाड़ी आशुतोष की थी, ये बात हमारे हम लोग भी गए थे उसके घर, आशुतोष के घर भी जा चुके हैं और उसके अंकुश के घर भी, लेकिन वो देवर मतलब ना पुलिस के पास है ना घर के किसी सदस्य को। तो वही तो मैंने बताया कि अगर आप हमारे पास होते तो मैं बता देता। हाँ, और अगर आपके पास है तो आप बता दीजिए। अंजलि का मोबाइल मिल गया सर? अंजलि का मोबाइल फोन मिल जाएगा? मोबाइल फोन सर एक फुटेज में चारों लोग निकलते हुए दिख रहे हैं, क्या ये वही लोग 4 लोग हैं? देखिए फुटेजेस इमर्ज हो रही हैं, ठीक है, हम भी उनको एनालाइज कर रहे हैं, और उसी के फुटेजेस के आधार पर हमारे जो क्लू हैं वो डेवलप होते हैं, या कोलैबोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन होती है। सर आशुतोष का एक बार रोल बता दें एक्जैक्टली क्या है, क्या उसने सबूत क्या जो ब्लड वगैरह साफ करी, क्योंकि उसी की गाड़ी थी, उसके घर पे गाड़ी लगाई उन लोगों ने और फिर वो लोग भाग गए पास। देखिए अभी जो इंटरोगेशन होगी उसके बाद ही हम आपको थोड़ा सा इसमें और बता पाएंगे। क्या मोटिव रहा होगा? 2 घंटे चलती रही गाड़ी, पता था उसके बावजूद? देखिए अब ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपका, कि वो जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने जैसे कि बताया कि इसीलिए हमने 304 IPC ऐड किया। सर जो कार पार्क की थी उसके बहुत कम समय में NSF की टीम वहां पहुंच गई, तो क्या कार से उस वक्त अब आई थिंक परिवार ने मना कर दिया कि वो पहले से निधि को नहीं जानते, अंजलि के साथ कोई संबंध नहीं थे, दोस्ती नहीं थी। देखिए मैं इतना कहूँगा कि उनकी दोस्ती कितनी पुरानी थी कितनी नहीं थी वो एक उनका पर्सनल इशू है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो हमारे पास एविडेंस है, मैं इतना कह सकता हूं कि जैसे 31 का इंसिडेंट है और 29 इसके 20-25 कॉल हो रखी हैं। तो एंड द वेरी फैक्ट कि वो एक स्कूटी पे थी, तो वो फ्रेंड थी या नहीं थी ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। फिलहाल निधि सिर्फ एक विटनेस है। सर मेरा एक सवाल है कि अमित का भाई क्या अंकुश है या आशुतोष है? सर निधि सिर्फ एक विटनेस है, फिलहाल निधि को एक विटनेस के तौर पर ही देखा गया है, उसके स्टेटमेंट को एज इट इज रिलाई किया गया पुलिस के द्वारा। वो तो कोर्ट में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई।
That's part of investigation. Thank you. Thank you. गाड़ी टकरी तो अब तक पता चला Thank you so much. We'll be sharing the updates later. Investigation is going on. Thank you. बहुत बढ़िया। तो 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटी गई थी अंजलि और धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जब वहां पर रिपोर्टर्स ने, मीडिया प्रोफेशनल्स ने उनसे पूछा कि क्या धारा 302 नहीं लगाई जाएगी, तो उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या की सजा जिसको परिभाषित करता है, उसके तहत चार्जशीट जो है वो दाखिल की जाएगी। कई अहम बातें 2:04 से लेकर 2:06 के बीच में यह हादसा हुआ है। 10-12 किलोमीटर तक गाड़ी चली है, अंजलि को लेकर ये गाड़ी चली है। मोटिव जब पूछा गया, और एक और अहम बात सामने निकल कर आई है कि 2 और आरोपी हैं जो अब तक पुलिस की गिरफ्त के बाहर हैं। 2 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं और अमित गाड़ी चला रहा था, ना कि दीपक। ये तमाम फैक्ट्स जतिन इस वक्त पुलिस ने अपने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे हैं। कई सवालों का पुलिस जवाब नहीं दे पाई। जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या मोटिव रहा होगा, उन्होंने कहा कि ये सब जांच का विषय है, ऐसे सवालों पर जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। सागर हुड्डा को आप जो सुन रहे थे, सीपी हैं, और इसी बीच जतिन गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, मोटिव पर सवाल जवाब नहीं मिल पाना, धारा 302 की जगह 304 के तहत केस दर्ज करना, चार्जशीट में आरोपियों के बयान के बारे में बोलना कि वो अभी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, निधि बहुत बड़ा एविडेंस बन सकती है। 2 और आरोपी हैं जिनके नाम सामने निकल कर आ रहे हैं और गाड़ी अमित चला रहा था। कई फैक्ट्स हैं जो इस वक्त सीपी ने सामने रखे हैं। देखिए, ये बात तो साफ है कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश जो है वो आरोपी कर रहे हैं, क्योंकि उनके बयानों में विरोधाभास है और खुद स्पेशल सीपी सागर हुड्डा इस बात को कह भी रहे थे। लेकिन और कुछ चीजें अब इसमें निकलकर सामने आई हैं और अपडेट के तौर पर ये बताना बेहद जरूरी है। पहले जहां हम इस केस को देख रहे थे कि 5 आरोपी हैं, वो 5 जो इस गाड़ी को चला रहे थे, लेकिन 2 आरोपी इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक का नाम आशुतोष है और दूसरे का नाम अंकुश खन्ना है। अमित गाड़ी चला रहा था और स्पेशल सीपी ने खुद इस बात को बताया कि अमित के पास लाइसेंस नहीं था। हालांकि अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है, आगे वो अगर प्रोड्यूस करता है तो अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि रिमांड की जो प्रक्रिया होती है वो भी हम और आप जानते हैं कि अलग अलग भी पूछताछ की जाती है और आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाती है। सुल्तानपुरी का थाना है, यहाँ पर हालांकि थोड़ी देर बाद परिवार आने वाला है अंजलि का, और वो भी 302 धारा की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच स्पेशल सीपी सामने आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धारा 304 के तहत ही जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है। लाई डिटेक्टर का सवाल भी उनसे पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कानूनी प्रक्रिया उस तरह से अपनाई जाएगी। और ऐसे कानूनी जो हम केस देखते हैं जो काफी उलझे होते हैं, जिसमें जो आरोपी होते हैं अगर बयान बदलते हैं तो उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। लेकिन हालांकि उन्होंने अभी इस बात को क्लियर नहीं किया कि क्या ये टेस्ट होगा और कब होगा। आरोपी आशुतोष और अंकुश फरार क्यों है, पुलिस उनको अब तक पकड़ क्यों नहीं पाई है? इतने सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं, कहां चूक हुई है? पीसीआर वैन की फुटेज जो स्कूटी के पीछे नजर आ रही है, 5 दिन के बाद भी 2 आरोपी फरार। देखिए, कुल मिलाकर पुलिस आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रही थी, लेकिन इसका ज्यादा मकसद जो नजर आया वो जो हुआ उसको डिफेंड करने का नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, लगातार पुलिस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं इस घटना के बाद, और जो सागर हुड्डा हैं वो भी कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए नजर आए। उन्होंने कई बार इस बात को बीच बीच में कहा कि पुलिस वहां पर थी और वो ट्रैक भी कर रही थी, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि उस समय वो गाड़ी को ट्रैक नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं जो एक कमियां जो है उन पर पर्दा डालने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। लेकिन जाहिर है कि पुलिस अपना काम कर रही है, ये भी हमें मानना होगा। हालांकि दोनों आरोपी जो आशुतोष है और अंकुश खन्ना है वो अभी फरार है। आशुतोष के बारे में बता देते हैं, दरअसल जो रोहिणी सेक्टर 1 का सीसीटीवी सामने आया है, जो हमने दिखाया थोड़ी देर पहले, उसमें जहां पर गाड़ी पहुंचती है वहां पर आरोपी उतरते हैं और वो ऑटो में से चले जाते हैं। एक जो आरोपी है वो गाड़ी को दूसरी जगह पर ले जाकर वहीं पार्क कर देता है, तो वहीं पर आशुतोष जो है वो रहता है। और ये जो आरोपियों के दोस्त हैं दोनों, आशुतोष और अंकुश, इनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। इसमें यह भी सामने आया है कि जब गाड़ी दी गई थी आशुतोष के द्वारा, तो यह भी पता था कि जो गाड़ी दी जा रही है वो एक ऐसे शख्स को दी जा रही है जो एलिजिबल नहीं है गाड़ी चलाने के लिए। बताया गया है कि नाबालिग था। किसने वो गाड़ी ली थी उस नाबालिग के विषय में भी अभी आगे जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। लेकिन धारा 302
की बात जहां तक आ रही है तो उन्होंने कहा 304 के तहत अभी मामला चल रहा है। यहां अपने दर्शकों के लिए बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम की जो पूरी रिपोर्ट है नहीं आई है, एफएसएल की भी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, तो उसके हिसाब से फर्दर कार्रवाई की जाएगी। यानी अभी उम्मीद जताई जा सकती है कि जो परिवार मांग कर रहा है, अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या एफएसएल की रिपोर्ट में कुछ और बड़े खुलासे होते हैं तो शायद 302 में ये मामला तरमीम होगा, तब्दील होगा। अगर हम दूसरी तरफ निधि की बात करते हैं तो निधि को लेकर उन्होंने एक तरह से आज भी एक तरह से निधि को अभी तक के मामले में क्लीन चिट दे दी है। निधि का बयान हालांकि गले नहीं उतर रहा था। सुल्तानपुरी की पुलिस, आपको ये याद होगा कि कल भी जो गाड़ी थी उसका यहां पर इंस्पेक्शन किया गया था। एफएसएल की जो टीम है उन्होंने गाड़ी को पूरी तरह से फिर से खंगाला था, फिर से वहां से फॉरेंसिक एविडेंस उठाए गए थे, तो वो वाली रिपोर्ट आना अभी बाकी है। और क्योंकि अल्कोहल को लेकर कई चीजें कही गई कि क्या निधि ने अल्कोहल लिया था, क्या अंजलि ने अल्कोहल लिया था। परिवार ने हालांकि इनकार किया है कि अंजलि ने कोई अल्कोहल नहीं लिया था। और अभी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो पूरी आना बाकी है, तो उसमें अल्कोहल को लेकर जो स्थिति है वो पूरी तरह से साफ होगी। और साथ में ये भी साफ होगा कि क्या निधि भी तो नशे में नहीं थी, और निधि को लेकर कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि अभी जल्दबाजी होगा उन बातों को कहना, लेकिन निधि से दूसरी बार भी पुलिस ने पूछताछ की है, जिसमें और तमाम चीजें जो हैं वो जानने की कोशिश की गई है। और पूरी टाइमलाइन जो है पुलिस ने तैयार की है, जिसमें हमने लगातार बताया है कि 53 किलो का एक पुतला पुलिस ने गाड़ी के साइड वाले हिस्से पर उस जगह पर रखा जहां एक्सल होता है, और गाड़ी को 13 किलोमीटर जोंती गांव तक ले जाया गया। और फिर वहां पर हमने देखा, पुलिस ने देखा कि जो पुतला है वो डैमेज हो गया। तो किस तरह के हालात अंजलि के साथ हुए होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आखिरकार कौन है पर्दे के पीछे, वो दो नाम जरूर सामने आए हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल जतिन यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहा है कि 5 दिन का वक्त हो गया है, 2 और आरोपी अब तक फरार है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। और इन सबके बीच निधि से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के तहत अब तक केस दर्ज किया गया है, चार्जशीट फाइल की जाएगी। यहाँ पर सीपी का ये भी कहना था, दिल्ली सीपी का, सीनियर सीपी का, कि आने वाले समय में इन 5 आरोपियों की रिमांड और भी मांगी जाएगी। शुक्रिया जतिन, एक छोटा सा ब्रेक।